गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स को हाथ में लेते हैं और हमारी सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड एक्सपर्ट ग्रुप्स टू अपग्रेड द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक बार वापस यहाँ पे थोड़ा सा कंटेक्स्ट में है, थोड़ा सा न्यूज में है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर है उसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। और आप देख सकते हैं कि वाली जो पूरी पीडीएफ है वो आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम एज वेल, तो आप भी ये वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में डेटा मिलेगा ताकि आपको अलग से कोई नया टॉपिक वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर एक एक्सपर्ट ग्रुप बना है तो उसके ऊपर कुछ करते हैं बातें। तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप वहां पे बनाया है और देखा जाए तो वहां पे ग्रुप के अंदर भी मतलब एक सिंगल ग्रुप नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स। और उसका मेन काम क्या है? टू रिव्यू एंड मॉडर्नाइज 50 years of policy decisions अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसने वहां पे गोल्डन जुबली वहां पे हासिल की है एंड दैट्स वाई उसके ऊपर एक रिव्यू करने के लिए और क्या वहां पे अपग्रेड कर सकते हैं उसके लिए एक स्पेशल वहां पे 4 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का प्रोविजन अभी रिसेंटली ये वाली चीज जो है उसको वहां पे एग्जीक्यूट किया है हमने। सो गवर्नमेंट फॉर्म्स एक्सपर्ट ग्रुप्स टू अपग्रेड द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम, उसके रिगार्डिंग वहां पे जानते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे टाइगर्स को और उनके हैबिटाट को दोनों को कंजर्व करने के लिए एक एनहांस्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क वहां पे बनाने की बात है, जहां पे कोर और बफर स्ट्रेटेजी को इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि जो सेंटर वाला जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज द कोर जोन और जो आसपास वाला जोन होता है दैट इज नोन एज बफर। जहां पे कोर जोन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं, पूरा स्ट्रिक्ट एटमोस्फियर बनाया जाता है और बफर जोन जो है इट इज लाइक अ ट्रांजिशन जोन। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1973 एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट लार्ज स्केल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम, जहां पे एक तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट दैट इज MOEFCC जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है और NTCA जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन दोनों के ने मिलके वहां पे काम करना शुरू किया। मेन टारगेट इसका क्या है कि भाई एक तो टाइगर्स की पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करवाना और वो भी उनके नेचुरल हैबिटाट्स के अंदर, ना कि किसी जू के अंदर। तो उसके लिए आपको दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ता है, एक तो टाइगर के ऊपर भी और साथ साथ उसके हैबिटाट पे भी। अगर रहने की कंडीशंस प्रॉपर होगी तभी जाके आप उसको वहां पे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे। So the aim was to conserve the biodiversity as well as ecological integrity while balancing the people-oriented development in the buffer areas. उनके फीचर्स क्या है? की फीचर्स ऑफ द स्कीम। So expanded from 9 reserves in 1973 to 51 reserves now across 18 tiger range states, जो हमारे पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 2.23% वहां पे कवर करता है। कोर बफर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? जो कोर वाला जो जोन है, इनवायलेट एरियाज जिसको बोला जाता है विद लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरी, और जो बफर जोन्स होते हैं इट इज अ मल्टीपल यूज लैंडस्केप्स प्रमोटिंग को एग्जिस्टेंस एज वेल एज लाइवलीहुड्स। स्टैट्यूटरी बैकिंग वहां पे क्या है? तो कौन से एक्ट के तहत ये पूरी NTCA दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वहां पे काम करती है? तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में काम करेंगे। और फाइनेंशियल सपोर्ट वहां पे किस तरीके का है? तो सेंट्रल असिस्टेंस फॉर हैबिटाट मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग एज वेल एज कम्युनिटी डेवलपमेंट। साइंटिफिक मॉनिटरिंग वहां पे रहती है, एक पीरियोडिक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होता है जहां पे कैमरा ट्रैप्स, लैंडस्केप इकोलॉजी एंड प्रे बेस्ड असेसमेंट वहां पे होता है। अभी जो रिसेंटली वहां पे एक नया एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, 4 जोन वाइज वर्किंग ग्रुप्स लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट,
तो वो एग्जैक्टली करेंगे क्या, तो इट विल रिव्यू 28 एनटीसीए पॉलिसी डिसीजंस टेकन ओवर द 50 इयर्स। 50 साल में कौन से नई पॉलिसी के डिसीजंस वहां पे लिए, उसको एक रिव्यू करेंगे। टाइगर की पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को, उनके प्रे बेस को और उनके रीजनल प्रेशर को एक वहां पे असेस किया जाएगा। इट विल आइडेंटिफाई द आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, गैप्स इन द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और फ्यूचर के अंदर हमें नेक्स्ट 25 इयर्स में कैसी वहां पे पॉलिसीज का यूज करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी रिकमेंडेशंस वहां पे लगाएगा। सो इट विल do a kind of survey as well as it will also provide you the recommendations regarding the future strategies to conserve the tigers under this project, which is known as Project Tiger. So that is all about this group. The next topic is about Mons Mountain. अब क्या है एग्जैक्टली मॉन्स माउंटेन? मून का मॉन्स माउंटेन एग्जैक्टली है क्या? तो अ स्टडी बाय इसरोज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हमारे इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने एक स्टडी वहां पे की है, और उस स्टडी के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है सेफ लैंडिंग पैच नियर द मून्स मॉन्स माउंटेन फॉर चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 के लिए मॉन्स माउंटेन नाम की स्पेस को आइडेंटिफाई हमने किया है, जो कि एक सेफ लैंडिंग पैच होगा। And it will, the Chandrayaan 4 is India's first lunar sample return mission. Lunar मतलब चांद पे जाएंगे और उसकी जमीन का सैंपल लेके वापस आने वाला जो मिशन है, that is about Chandrayaan 4. मॉन्स माउंटेन जो है एक लार्ज फ्लैट टॉपर्ड ल्यूनर माउंटेन मैसिव है, जो मून्स के साउथ दैट इज सदर्न पोल के आसपास है, एंड इट इज ऑफिशियली नेम्ड बाय IAU। लोकेशन उसकी कहां पे है, तो उसके साउथ पोलर रीजन के अंदर है, एंड इट लाइज क्लोज टू द रिम ऑफ द साउथ पोल एटकेन बेसिन, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंपैक्ट बेसिन्स इन द सोलर सिस्टम। साउथ पोल से लगभग 160 किलोमीटर के आसपास का उसका वहां पे डिस्टेंस है। ओरिजिन कैसे हुआ, तो इट बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द रिम अपलिफ्ट और साउथ पोल एज वेल एज Aitken Basin following the ancient massive asteroid impacts. It also represents the exposed deep lunar crust, making it scientifically vulnerable. और मेन उसकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है, तो एक तो चंद्रयान 4 के लिए वहां पे एक सेफ लैंडिंग पैच हमको मिल चुका है, साथ साथ ल्यूनर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द अर्ली मून्स फॉर्मेशन एंड इंपैक्ट हिस्ट्री। फ्यूचर मिशंस में भी काम करेंगे, फॉर एग्जांपल it falls within the region of interest for NASA's Artemis program, and resource potential proximity to permanently shadowed region raises the prospect for studying the lunar volatiles, that is known as VOTRICE. So that is all about this news. So ध्यान रखना, मून का ये जो मॉन्स माउंटेन है वो हमारे चंद्रयान 4 के लिए एक नई लोकेशन है, एक नया सेफ लैंडिंग पैच जो है, जो हमने रिसेंटली वहां पे खोजा हुआ है। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज। अब क्या है ये कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको अपने शॉर्ट में बोलेंगे KFT। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, PD गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा के ऊपर हम नई बैचेस की करने वाले हैं शुरुआत फॉर UPSC एज वेल एज GPSC क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस, जो आपको इंग्लिश, गुजराती और हिंदी तीनों मीडियम में वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। और ये बैचेस की शुरुआत जो है वो नेक्स्ट मंथ से होने वाली है, जिसके लिए डेमोस की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने डेमोस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, You just have to fill up that form and बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे स्टाफ आपको वहां पे दे देंगे, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे पूरे आपके सिलेबस को कवर अप करवाते हैं, ऑफलाइन कोर्स कैसा है, ऑनलाइन कोर्स किस तरीके से वहां पे एक्सेस होता है। साथ साथ हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है विच इज अबाउट 1-to-1 मेंटरशिप, जहां पे हर एक स्टूडेंट के ऊपर उसकी प्रिपरेशन के ऊपर एक वहां पे एक मेंटर रहेगा, जो आपको कंटिन्यूअसली डायरेक्ट करता रहेगा कि किस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए,
कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हर एक सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक कितने लेवल पे लेके जाना है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे गाइड करता रहेगा। तो आज ही वहां पे एक बार रजिस्ट्रेशन करवाए, डेमोस को अटेंड करें, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक एन इजी डिसीजन टू ज्वाइन पीडी गुरुकुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज अबाउट दिस KFD। व्हाट इज KFD? दैट इज क्यास्नोर फॉरेस्ट डिसीज। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब क्या है ये क्यास्नोर फॉरेस्ट डिसीज और क्यों अभी रिसेंटली वहां पे न्यूज में है? तो इंडिया हैज बिगेन phase 1 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर a new fully indigenous vaccine against this disease, which is known as Casnor forest disease, developed under ICMR led collaboration। इंडिया ने रिसेंटली KFD दैट इज कैस्नोर फॉरेस्ट डिसीज के सामने जो हमने वहां पे वैक्सीन को डेवलप किया है उसके ह्यूमन ट्रायल्स कर दिए हैं शुरू। और ये वैक्सीन किसने डेवलप की है? दैट इज डेवलप्ड अंडर ICMR लेड कोलैबोरेशन। KFD जो है वो एक टिक बोन वायरल फीवर जैसा कुछ बोल सकते हैं। दैट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द कैस्नोर फॉरेस्ट विच इज इन कर्नाटक। तो एग्जाम के लिए एक तो प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना है कि वाला फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, वो कर्नाटक के अंदर है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद द हाई फीवर, वीकनेस एंड समटाइम्स फैटल कॉम्प्लिकेशंस। कौन से रीजन्स के अंदर ये पाया गया है? तो ये मोस्टली वेस्टर्न घाट के आसपास का एंडेमिक है ऐसा माना जाता है। वहां पे भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के आसपास। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो नॉर्मली हार्ड टिक्स के बाइट की वजह से इस ये ट्रांसमिट वहां पे होता है। एंड ह्यूमन कैन आल्सो गेट अफेक्टेड थ्रू द कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, स्पेशली द मंकीज। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है? द आंसर इज नो। इंक्यूबेशन पीरियड वहां पे सिम्टम्स में क्या है? तो इट इज अबाउट 3 to 8 days। और अचानक ही वहां पे हाई फीवर होना शुरू हो जाता है, चिल्स हो जाता है, हेडेक्स हो जाता है, मसल पेन वहां पे शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होना एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल सिम्टम्स वहां पे आपके शुरू हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस भी वहां पे होती है। 10 to 20% पेशेंट्स एक्सपीरियंस द सेकेंड फेज विथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ट्रीटमेंट क्या है? तो अभी तक कोई एंटीवायरल क्योर अवेलेबल नहीं हुआ है। मैनेजमेंट इज सपोर्टिव इंक्लूडिंग द फ्लूइड थेरेपी, ऑक्सीजन सपोर्ट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी इंफेक्शन। लेकिन अभी तक उसकी कोई भी वहां पे एंटीवायरल क्योर हमें अभी तक नहीं मिला हुआ है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, जो भी थोड़े टाइम से वहां पे न्यूज में है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दोनों ने, यूएसए और इंडिया ने भी रिसेंटली वहां पे एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। वी ऑल नो अबाउट दैट, तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और एक बोल सकते हैं कि एक मेजर ब्रेक थ्रू में मिला है इन रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस, मतलब दोनों कंट्री को एक दूसरे के मार्केट का एक्सेस वहां पे मिलेगा। एंड टैरिफ रीअलाइनमेंट्स, टैरिफ को वापस वहां पे रीअलाइन किया जाएगा। एक टेम्पररी आउटकम ओरिएंटेड ट्रेड फ्रेमवर्क वहां पे डिजाइन किया गया है। और जहां पे देखा जाए तो कौन सी चीजों के ऊपर फोकस किया है? टू डिलीवर द अर्ली हार्वेस्ट कमिटमेंट्स ऑन टैरिफ, मार्केट एक्सेस, नॉन टैरिफ बैरियर्स, while negotiations continue for a full-fledged bilateral trade agreement। मेन टारगेट क्या है कि दोनों कंट्री को एक दूसरे के मार्केट का वहां पे बेनिफिट हो। सो टू एस्टैब्लिश अ रेसिप्रोकल एंड बैलेंस्ड ट्रेड बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंटरेस्ट, टू एक्सपांड मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी, प्लस सप्लाई चेन रेजिलियंस को और बढ़ाना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और बढ़ाना, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को वहां पे एक रास्ता देना विद अ ड्यूरेबल ट्रेड रूल्स। और इस एग्रीमेंट के मेन फीचर्स में क्या रहा? तो इंडिया ने भी बोला कि हम भी टैरिफ्स को वहां पे कम करेंगे। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस, दोनों में से कोई भी एक, टैरिफ्स ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जहां पे इथेनॉल बाय प्रोडक्ट्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, नट्स, वाइन, स्पिरिट्स, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। सबके ऊपर यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स की जो टैरिफ है वो कम कर दी जाएगी। सामने यूएसए ने भी बोला है that USA will apply a reciprocal tariff rate of 18% initially on selected Indian exports।
और वहां पे बोला है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी वाले एरिया है वहां पे सबसे पहले टेरिफ्स को डाउन किया जाएगा, लाइक फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्लस देयर इज अ रिमूवल ऑफ यूएस Section 232 tariffs on Indian aircraft parts, steel, aluminum, link items, preferential tariff rate quotas for automotive components. Plus, we have jointly agreed rules to ensure that the trade benefits accrue primarily to India and US, preventing the third country's circumvention. तीसरे किसी भी कंट्री को बीच में लाए बगैर ये सिर्फ इंडिया और यूएसए पे ही फोकस करेगा. और अगर नॉन टेरिफ बैरियर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज कमिटेड टू ईजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर्स इन द मेडिकल डिवाइसेस, आईसीटी गुड्स, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. साथ साथ इंडिया ने ऐसा भी बोला है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली $500 बिलियन की वहां पे इंपोर्ट करेंगे. लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि इससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें 90 बिलियन डॉलर्स का हमें वहां पे बेनिफिट ही होने वाला है. सो अभी तक देखा जाए तो वो इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा बेनिफिशियल है, ऐसा माना जा रहा है. और एक नया दूसरे की चीज अभी जो रिसेंटली न्यूज में है, दैट इज अबाउट इम्पैक्ट फ्रेमवर्क. और क्या है इम्पैक्ट फ्रेमवर्क? तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली वहां पे मलेशिया जाके आए, तो वहां पे उन्होंने इम्पैक्ट के ऊपर काम किया था एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया मलेशिया रिलेशंस व्हाइल एड्रेसिंग द इंडियन डायस्पोरा इन कोलालमपुर. इम्पैक्ट एग्जैक्टली है क्या? दैट इज इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट, जो एक स्ट्रेटेजिक विजन है टू डीपन द बायलैटरल कोऑपरेशन बाय अलाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, digital transition integration, cultural ties as well as people centric development. मेन टारगेट क्या है? तो दोनों देश के बीच में कोऑपरेशन को और वहां पे ज्यादा बढ़ाना, साथ साथ टेंजिबल बेनिफिट्स दोनों कंट्री के सिटीजन्स को वहां पे डिलीवर करना, एंड टू पोजीशन इंडिया मलेशिया टाइज एज अ ड्राइवर ऑफ एशियाज कलेक्टिव ग्रोथ. मेन की फीचर्स क्या रहेंगे? ओवर 100 इंडियन आईटी कंपनीज ऑपरेट इन मलेशिया, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इकोसिस्टम. तो वहां से पूरा कोऑपरेशन उसका है. डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे बातें है, दैट लॉन्च ऑफ यूपीआई इन मलेशिया इन कोलैबोरेशन थ्रू द मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल. पीपल टू पीपल एंड डायस्पोरा लिंकेजेस की वहां पे बातें है, दैट स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी, एक्सपांशन ऑफ ओसीआई एलिजिबिलिटी अप टू द 6th जनरेशन, जो नॉर्मली 4th जनरेशन तक होता है. स्कॉलरशिप की बातें है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस लाइक थिरुवल्लभुर सेंटर वगैरह की वहां पे बातें करी है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स. इम्पैक्ट, तो ध्यान रखना ये जो इम्पैक्ट वाली न्यूज है वो कौन से दो कंट्री के बीच की बात है, दैट इज इंडिया एज वेल एज मलेशिया. प्लस वहां पे स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल आउटलुक की बातें है, पार्टनरशिप अलाइंड विद आसियन सेंट्रलिटी, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी एंड द शेयर्ड कमिटमेंट. सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो दोनों देश के रिलेशन को और वहां पे डेप्थ प्रोवाइड होगी और एक डिजिटल डिप्लोमेसी वहां पे डेवलप होगी. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस इम्पैक्ट न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर. तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक का रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन को और एक नया वहां पे डायमेंशन दे सके. बट आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक का है. सो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट लेक्चर से वापस एक बार करेंगे शुरुआत, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. चलिए आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक का रखते हैं.